एक बार की बात है। मीरापुर नाम के गांव में राजश्री नाम की एक लड़की रहती थी। राजश्री की सौतेली माँ रूपवती एक गुस्सैल और बेरहम औरत थी। राजश्री से जरा सी चूक होने पर रूपवती उसे बहुत कड़ी सजा देती थी। बेचारी राजश्री मजबूर थी, इसीलिए वो अपनी सौतेली माँ के अत्याचार बर्दाश्त कर रही थी। फिर एक दिन रूपवती राजश्री को लेकर बाजार में खरीदारी करने जाती है। थोड़ी देर के बाद वो दोनों एक साड़ी की दुकान पर पहुंचती हैं। रूपवती अपने लिए डिजाइनर दो खूबसूरत साड़ियां पसंद करती है। राजश्री, थैले से पैसे निकाल कर दे, मुझे साड़ियों के पैसे देने हैं। राजश्री थैले में पर्स ढूंढने लगती है, लेकिन उसे पर्स नहीं मिलता। माँ, इस थैले में पर्स नहीं है। ये सुनते ही रूपवती आंखें बड़ी करके राजश्री को देखने लगती है। क्या बकवास कर रही है? मैंने खुद अपना पर्स तेरे थैले में रखा था। लगता है तूने पैसों के लालच में मेरे पर्स को कहीं छुपा दिया है। सच सच बता, मेरा पर्स कहाँ है, वरना मैं तेरा मुंह तोड़ दूंगी। मेरा मेरा यकीन करो माँ, मुझे पर्स के बारे में कुछ भी नहीं पता। लगता है तू सीधी तरह नहीं मानेगी। जब तक तुझे दो हाथ ना लगाओ तब तक तेरी अकल ठिकाने नहीं आती। उसके बाद रूपवती राजश्री के बाल पकड़कर उसे मारना शुरू कर देती है। नहीं नहीं माँ, मुझे मत मारो, मैं सच कह रही हूँ। मुझे तुम्हारे पर्स के बारे में कुछ नहीं पता। लेकिन रूपवती नहीं रुकती और राजश्री को खूब मारती है। देखते ही देखते वहां लोगों की भीड़ इकट्ठा हो जाती है। तभी दुकान की मालकिन की नजर रूपवती के थैले पर पड़ती है। उसे उस थैले में एक पर्स दिखाई देता है। दुकान की मालकिन फौरन रूपवती का हाथ पकड़ लेती है। अरे ठहरो, तुम्हारा पर्स तो तुम्हारे थैले में है। तुम बेवजह इस मासूम लड़की की पिटाई कर रही हो। चलो छोड़ो इसे। रूपवती फौरन अपने थैले से पर्स बाहर निकालकर उसमें रखे पैसे देखने लगती है। देखा माँ, मैंने तुमसे कहा था ना, मुझे तुम्हारे पर्स के बारे में कुछ नहीं पता। तुमने अपना पर्स अपने थैले में रखा था, लेकिन फिर भी तुम भूल गई और बेवजह मेरी इतनी पिटाई कर दी। हाँ, ये लड़की सही कह रही है। तुम बहुत ही जालिम औरत हो। उस दुकान वाली की बात सुनकर रूपवती भड़क उठती है। देख, तू अपने काम से काम रख। ज्यादा चपड़ चपड़ करने की जरूरत नहीं है। तुझे सामान बेचना है तो बेच, वरना इस बाजार में और भी बहुत सी दुकानें मौजूद हैं। इस तरह रूपवती कभी किसी की नहीं सुनती थी और हमेशा अपने आप को ही सही साबित करने में लगी रहती थी। लेकिन रूपवती की झूठी अकड़ का शिकार हमेशा मासूम राजश्री बनती थी। फिर एक दिन रूपवती एक बड़ी सी बकरी लेकर घर आती है। आज शाम को मैंने घर में बहुत बड़ी दावत रखी है। तू इस बकरी की बिरयानी बनाकर तैयार कर दे। और हाँ, बिरयानी बहुत ही स्वादिष्ट होनी चाहिए। अगर बिरयानी में जरा भी नुक्स निकला तो मैं तेरे दोनों हाथ काट कर फेंक दूंगी। इस तरह राजश्री को धमकी देकर रूपवती वहां से चली जाती है। तभी राजश्री देखती है कि बकरी की आंख से आंसू बह रहे हैं। बकरी को इस तरह दुखी होते देखकर राजश्री को उस पर बहुत दया आती है। उसके बाद राजश्री उस बकरी की जान बचाने का फैसला करती है। तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारी जान नहीं लूंगी। मैं इसी वक्त तुम्हें जंगल में ले जाकर छोड़ देती हूँ। उसके बाद राजश्री रूपवती की नजर से बचकर उस बकरी को लेकर घर से बाहर निकल जाती है। थोड़ी देर के बाद राजश्री उस बकरी को लेकर गांव के पास वाले जंगल में पहुंच जाती है। अब तुम जहां जाना चाहो जा सकती हो। लेकिन अगले ही पल वो बकरी खूबसूरत परी के रूप में बदल जाती है। अचानक ये जादू देख राजश्री को अपनी आंखों पर यकीन नहीं होता। अरे, ये सब क्या है? अचानक ये बकरी एक परी में कैसे बदल गई? मैं परी देश की परी हूँ। मेरा नाम राधिका है। एक श्राप की वजह से मैं बकरी के रूप में बदल गई थी। लेकिन मुझसे कहा गया था कि जब भी कोई नेक लड़की मेरी जान बचाएगी, तब मैं अपने असली रूप में आ जाऊंगी। आज मैं तुम्हारी वजह से ही अपने असली रूप में आ पाई हूँ। मैं तुम्हारा ये एहसान जिंदगी भर याद रखूंगी। मेरी वजह से तुम श्राप से मुक्त हुई, इस बात की मुझे बहुत खुशी है। लेकिन अब तुम अपने घर जाओगी तो तुम्हारी सौतेली माँ तो तुम पर बहुत जुल्म करेगी। ठहरो, मैं तुम्हें अभी अपनी जादुई सैंडल देती हूँ। मेरी
जादुई सैंडल तुम्हें हर मुसीबत से बचाएगी। इतना कहकर राधिका परी अपनी दोनों जादुई सैंडल उतारकर राजश्री के पैरों में पहना देती है। उसके बाद परी वहां से गायब हो जाती है। दूसरी तरफ वो दोनों जादुई सैंडल राजश्री को हवा में उड़ाकर उसके घर पहुंचा देती है। लेकिन जैसे ही राजश्री घर में कदम रखती है कि तभी रूपवती उसकी चोटी पकड़कर खींच लेती है। क्यों रे नालायक, कहाँ मर गई थी? और वो बकरी कहाँ है? इतनी देर से मेहमान बिरयानी का इंतजार कर रहे हैं। तभी वहां खड़ी एक लड़की रूपवती से कहती है, राजश्री आपकी लाई हुई बकरी को पास के जंगल में छोड़ आई है। मैंने अपनी आंखों से इसे बकरी को जंगल की ओर ले जाते हुए देखा है। ये सुनते ही रूपवती का खून खौल उठता है। तूने आज पूरे मेहमानों के सामने मेरी नाक कटवा दी। अब मैं तेरी बिरयानी बनाकर इन्हें खिलाऊंगी। इतना कहकर रूपवती एक बड़ा सा चाकू उठा लेती है। नहीं नहीं माँ, मुझे मत मारो। आज तू चाहे जितनी भी कोशिश कर ले, लेकिन मेरे हाथों से नहीं बचेगी। तुझे जान से मारने के बाद ही मुझे चैन मिलेगा। लेकिन तभी राजश्री के पैरों में मौजूद दोनों सैंडल हवा में उड़ती हुई रूपवती के सामने आ जाती है। क्यों रे दुष्ट औरत, इस मासूम लड़की पर अत्याचार करते हुए तुझे जरा भी शर्म नहीं आती? ठहर जा, आज तेरे सारे जुल्मों का हिसाब बराबर होगा। उसके बाद वो दोनों सैंडल मिलकर रूपवती की पिटाई करने लगती हैं। अरे मर गई, कोई बचाओ मुझे। वहां खड़े मेहमान रूपवती को बचाने की कोशिश करती हैं, लेकिन तभी उन जादुई सैंडलों से आग बाहर निकलने लगती है। ये देख सभी मेहमान डर के पीछे हट जाते हैं। फिर अपनी जान बचाने के लिए रूपवती राजश्री के पैरों पर गिरकर उससे माफी मांगने लगती है। बेटी, मुझे माफ कर दे, मुझे मेरी गलती का एहसास हो गया है। भगवान के लिए मुझे इन दोनों सैंडलों से बचा ले। रूपवती को रोते हुए देख राजश्री को उस पर दया आ जाती है। फिर वो उन दोनों सैंडलों को रोक देती है और उन्हें पकड़कर अपने पैरों में पहन लेती है। उस दिन के बाद से रूपवती पूरी तरह सुधर जाती है और राजश्री को एक सगी माँ की तरह प्यार करती हुई उसके साथ हंसी खुशी रहने लगती है। बहुत समय पहले किसी जंगल में करिश्मा नाम की इच्छाधारी नागिन रहती थी। उस जंगल से होकर पाताल लोक के लिए एक रास्ता जाता था। करिश्मा नागिन हर रात पुल के रास्ते पर खड़ी होकर पहरा देती थी, ताकि कोई पाताल लोक से नागमणि चुराकर ना ले जाए। इसी तरह एक रात करिश्मा नागिन पहरा दे रही थी। तभी उस जंगल में एक औरत अपनी 2 नवजात बच्चियों को पेड़ के नीचे रखकर भाग जाती है। थोड़ी देर के बाद वो दोनों बच्चियां भूख से रोने लगती है। जैसे ही करिश्मा नागिन उन बच्चों की रोने की आवाज सुनती है, वो फौरन उनके पास पहुंच जाती है। अरे, लगता है कोई जानबूझकर इन दोनों बच्चियों को यहाँ छोड़ गया है। मुझे इनकी देखभाल करनी होगी, वरना ये दोनों ठंड से ठिठुर कर मर जाएंगी। उसके बाद करिश्मा नागिन अपने आप को एक औरत के रूप में बदल लेती है और उन दोनों बच्चियों को अपने घर ले जाती है। फिर वो अपनी शक्ति से उनके लिए एक सुंदर सा झूला प्रकट करके दोनों बच्चियों को उसमें सुला देती है। फिर करिश्मा नागिन अपनी शक्ति से वहाँ दूध से भरी 2 बोतल प्रकट कर देती है और वो दोनों बोतल हवा में उड़ती हुई दोनों बच्चियों के मुंह से लग जाती है। मेरी इन जादुई बोतलों का दूध कभी खत्म नहीं होगा। अब ये दोनों बच्चियां आराम से यहाँ रह सकती हैं। इस तरह करिश्मा नागिन एक माँ की तरह दोनों बच्चियों की परवरिश करने लगती है। करिश्मा नागिन दोनों बच्चियों का नाम चिंकी और पिंकी रखती है। चिंकी सरल स्वभाव की लड़की थी, जबकि पिंकी तेज तर्रार थी। उसे बहुत जल्दी गुस्सा आता था, लेकिन करिश्मा नागिन उन दोनों को अच्छी तरह संभालती थी। उसके रहते दोनों बच्चियों को कभी कोई परेशानी नहीं होती थी। देखते ही देखते काफी समय बीत जाता है और वो दोनों बच्चियां जवान हो जाती है।
दूसरी तरफ करिश्मा नागिन को हर रात पाताल लोक के रास्ते पर पहरा देने जाना पड़ता था, इसलिए वो सिर्फ रात को ही नागिन बनती थी। दिन में वो एक साधारण औरत बनकर अपनी दोनों बेटियों का ख्याल रखती थी। फिर एक रात करिश्मा नागिन अपने नागिन रूप में पहरा दे रही थी। तभी अचानक वहाँ दो डाकू आ जाते हैं। करिश्मा नागिन उन दोनों डाकुओं से लड़ना शुरू कर देती है। दूसरी तरफ शोर शराबे की आवाज सुनकर चिंकी और पिंकी की नींद खुल जाती है और वो दोनों फौरन घर से बाहर निकलकर दिखने लगती है। चलो यहाँ से भाग जाओ, वरना मैं तुम दोनों को जलाकर राख कर दूंगी। नहीं नहीं, हमें कुछ मत करना, हम अपनी हार मानते हैं। उसके बाद वो दोनों डाकू वहाँ से भाग जाते हैं, लेकिन उधर करिश्मा को नागिन के रूप में देख चिंकी और पिंकी के होश उड़ जाते हैं। तभी करिश्मा नागिन अपने आप को औरत के रूप में बदलकर चिंकी और पिंकी के पास पहुंच जाती है। अब दिखावा करने की जरूरत नहीं, हमें तुम्हारी असलियत पता चल चुकी है। तुम एक नागिन हो। हम इतने सालों से तुम्हें अपनी माँ समझ रहे थे, लेकिन तुम धोखेबाज निकली। तुमने हमें कभी अपनी असलियत नहीं बताई। मुझे डर था कि मेरी असलियत जानकर तुम दोनों मुझे छोड़कर चली जाओगी, इसलिए मैंने तुमसे ये राज छुपाया। चाहे वजह कुछ भी रही हो, लेकिन मेरी नजर में तुम धोखेबाज ही हो। अब हम दोनों तुम्हारे साथ नहीं रहेंगे। चल चिंकी, यहाँ से चलते हैं। फिर वो दोनों वहाँ से चली जाती है। काफी देर भटकने के बाद उन्हें बहुत तेज भूख लगने लगती है। तभी उन्हें अपने सामने एक घर में शादी का मंडप दिखाई देती है। वो दोनों खाने की आस लेकर वहाँ पहुँच जाती है। तभी उस घर की मालकिन उनसे कहती है, देखो, अगर तुम दोनों को खाना चाहिए तो तुम्हें बारातियों के झूठे बर्तन धोने पड़ेंगे। उसके बाद ही तुम दोनों को पेट भर स्वादिष्ट खाना खिलाऊंगी। उस औरत की बात सुनकर दोनों बहनें खुश हो जाती हैं और वहाँ मौजूद झूठे बर्तन धोने लगती हैं। लेकिन सारे बर्तन धोने के बाद जब वो दोनों उस औरत से खाना मांगती है, तो वो औरत उन्हें खाना नहीं देती और दोनों को डांट कर वहाँ से भगा देती है। दोनों दुखी होकर रोती हुई वहाँ से चली जाती है। फिर रात गुजारने के लिए वो दोनों एक पेड़ के नीचे सो जाती हैं। फिर अगली सुबह उनके पास दो औरतें आती हैं। वो दोनों औरतें चिंकी और पिंकी को पैसों के लालच देकर उन्हें काम करवाने अपने घर ले जाती हैं। लेकिन काम खत्म होने के बाद जब चिंकी और पिंकी उनसे अपने पैसे मांगते हैं, तो वो दोनों औरतें डंडों से उनकी खूब पिटाई करती हैं। मार खाकर दोनों बहनें रोती हुई वहाँ से भाग निकलती हैं। ये दुनिया तो बहुत ही जालिम है। यहाँ हम एक भी दिन जिंदा नहीं रह पाएंगे। हमारी नागिन माँ हमारा कितना ख्याल रखती थी। आज मुझे उनके प्यार की कद्र महसूस हो रही है। हाँ, तू ठीक कहती है। इस जालिम दुनिया में रहने से अच्छा हम अपनी नागिन माँ के पास रहे। उसके बाद वो दोनों अपने घर चली जाती हैं, लेकिन वहाँ उन्हें करिश्मा नागिन कहीं दिखाई नहीं देती। फिर वो दोनों करिश्मा नागिन को ढूंढते हुए यहाँ वहाँ भटकने लगती हैं। तभी अचानक उन्हें एक परी मिलती है। परी उन्हें करिश्मा नागिन की अच्छाइयों के बारे में बताने लगती है। तुम दोनों ने अपनी नागिन माँ को छोड़कर अच्छा नहीं किया। वो बेचारी तुम दोनों को बचपन से माँ की तरह पाल रही थी। मैं जानती हूँ, उसने हमेशा तुम दोनों को राजकुमारियों की तरह रखा है। देखो, ऐसी प्यार करने वाली माँ सिर्फ किस्मत वालों को ही मिलती है। आप ठीक कहते हो परी जी, हमें अपनी गलती का एहसास हो गया है। हम अपनी माँ से मिलकर उससे माफी मांगना चाहते हैं। उसके बाद परी उन दोनों को अपनी जादुई कालीन पर बैठाकर करिश्मा नागिन के पास ले जाती है। करिश्मा नागिन एक गुफा में बैठकर रो रही थी। फिर चिंकी और पिंकी करिश्मा नागिन से अपने किए की माफी मांगकर उसके गले लग जाती हैं।
इस तरह सब कुछ ठीक हो जाता है और वो तीनों फिर से हंसी खुशी साथ रहने लगती है।